नमस्ते दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो आपको हर एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन देखने को मिलता है। इससे पहले मैं अपनी वीडियो शुरू करूँ, आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए एंड साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। चलो अब हम बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो आज मेरा टॉपिक है। इसके हम बारे में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसको बोलते हैं हिंदी में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्यों होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन: तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए समान गुण वाले तत्वों को एक समान रखा तथा अलग अलग गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखो, जिससे एक व्यवस्था को आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। जिससे कि पृथ्वी पर जो भी एलिमेंट्स है या तत्व है, उनको एक सिस्टमिक रूप में रखा जा सके, इसलिए हमको इस टेबल की जरूरत पड़ी है। सबसे पहले देखते हैं हम टेबल को किस किसने बनाया। डुबेरायना का त्रिक सिद्धांत, जिसे डुबेराइट्स कहते हैं, इसमें बहुत सारी तत्व खोज की, फिर भी इसमें बहुत सारी कमियां पाई गई। इसके बाद इसमें सेकंड नियम आया न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसने भी बहुत सारे अष्टक नियम दिए। इसके बाद में आया मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसमें भी बहुत सारी कमियां पाई गई, इसके लिए यह आवर्त सारणी ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाई। इसके बाद जो अगला जो सिद्धांत था मैं अपना उस वो है आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे मोजले की आवर्त सारणी कहते हैं। आज जो भी हम टेबल पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, वो मोजले के द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी है, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसमें से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, इसलिए हम चलिए शुरू करते हैं। जो मोजले ने जो आवर्त सारणी दी थी, आधुनिक आवर्त सारणी, ये टेबल से बहुत ही सक्सेसफुल हो गई। इसके लिए हम जो आज ही टेबल पढ़ते हैं, वो मोजले के द्वारा बनाई गई आधुनिक आवर्त सारणी ही पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डोबिन-आयरन का त्रिसिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या बोलता है, देखिए। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। डोबिन-आयरन ने तत्वों को एलिमेंट्स तीन तीन समूह के में रखा, इसे त्रिक समूह कहा जाता है। मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं, इन्होंने तीन तीन का समूह बनाया। जिसमें देखो, अब इसमें देखते हैं हम एक सामने द्वारा समझेंगे इसको हम। इसके बाद में देखते हैं हम डोबिन ने समूह में तीन तत्वों का बढ़ते क्रम में रखा, तीन तत्वों को बढ़ते क्रम में रखा, जिसमें बीच वाले तत्व का परमाणु भार, एटॉमिक मास जो होता है, अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जो हमारे सबसे पहले आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जो इसका एटॉमिक मास है लिथियम का और पोटेशियम का, वो बीच वाले जो सोडियम का, उसका औसतन लगभग बराबर होता है। इस नियम के अनुसार यही होता है। यह डोबिन-आयरन का त्रिक सिद्धांत है। और इसमें बहुत सारे कमियां पाई गई। देखिए, सभी तत्वों को त्रिक के रूप में नहीं जमा सकते हैं। इसके अनुसार जो सभी जो बहुत सारे एलिमेंट्स है, जो तीन तीन के समूह में, उनको नहीं जमा सकता है। इसलिए इसके बाद आता है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में न्यूलैंड ने अष्टक नियम में क्या सिद्धांत है, न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में क्लासिफाइड किया। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। यानी न्यूलैंड ने जो ज्ञात तत्व ज्ञात कर रहे थे, उसकी संख्या कितनी थी पहले, 56। सबसे देखिए, न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन में सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू किया और थोरियम पर समाप्त किया। क्लासिफिकेशन में उन्होंने देखा कि हर एक तत्व अपने आठवें तत्व से गुणधर्म में समान रखता है। अब देखिए, जो दूसरा तत्व है लिथियम, वो आठवें तत्व में सोडियम में जो समानता दर्शाता है। इसलिए कहता है कि जो उसके जो पहला तत्व है, जो आठवें तत्व में जो समानता दर्शाता है। अब हम देखते हैं कमियाँ कहती है इसमें। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, इसके बाद यह नियम फेल हो जाता है। न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व है, पर बाद में कई नए तत्व की खोज हुई। इसका कहना था 56 ही तत्व थे, इसके बाद में कहीं नहीं, मतलब बहुत सारे नए तत्व की खोज हुई। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा अगला नियम है, मेंडलीव की आवर्त सारणी होती है, जो मेंडलीव ने दी थी। इस आवर्त सारणी हम क्या देखे कहते हैं। सबसे पहले मेंडलीव एक रशियन वैज्ञानिक थे। तत्वों के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन में मेंडलीव का प्रमुख योगदान रहा। अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ध्यान में रखिएगा।
मेंडलीफ ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण करा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किसने करा। तो वो क्या था, मेंडलीफ। मेंडलीफ नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण करा। इसके बाद मेंडलीफ ने हाइड्रोजन से शुरू कर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में एक टेबल के रूप में अरेंज किया। जो हाइड्रोजन शुरू करते हुए उनको बढ़ते क्रम में टेबल के रूप में अरेंज किया। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को ग्रुप, वर्ग और पीरियड में आवर्त में बांटा गया। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में 9 वर्ग होते हैं न्यू खड़े वाले, एंड 7 आवर्त होते हैं जो आवर्त ये वाले होते हैं। तो इसी में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी 9 वर्ग तथा 7 आवर्त होते हैं। मेंडलीफ ने ज्ञात तत्वों के साथ साथ जो अज्ञात तत्व के लिए रिक्त स्थान छोड़ा। तो इसकी कमियाँ क्या थी, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया। दूसरा क्या था, ज़्यादा एटॉमिक मास वाले तत्वों को कम एटॉमिक मास वाले तत्वों के से पहले रखा गया। एग्जाम्पल क्या है, आयोडीन का मास कितना है 126.92 और टेल्यूरियम का कितना है 127.61 के बाद रखना। ये थी इसकी मेंडलीफ के आवर्त सारणी की कमियाँ। इसके बाद में जो हमारा अगले जो आवर्त सारणी है वो है आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें क्या बोलता है, सन 1913 में हेनरी मॉसले जो एक वैज्ञानिक ने एलिमेंट्स के एक नए गुण एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या की खोज की और तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के बजाय बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार वर्गीकृत किया, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, या इसे मॉसले की आवर्त सारणी भी कहते हैं, जिसे आज हम हर जगह पर पढ़ते हैं। अब इसमें भी हम बहुत सारे देखते हैं जिसमें हम एटॉमिक मास भी मान सकते हैं, सेल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एटॉमिक नंबर के बारे में दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक होता है जो, सेकंड होता है एटॉमिक मास जो परमाणु द्रव्यमान होता है, और थर्ड होता है किसी भी परमाणु तत्व का सेल स्ट्रक्चर जो हमारे कक्षक होते हैं, सेल स्ट्रक्चर को इंग्लिश में बोलते हैं कक्षक होते हैं, उसके बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे फर्स्ट नंबर पे है एटॉमिक नंबर जिसे परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर कहता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर, जिसे प्रोटॉन उतने ही एटॉमिक नंबर, मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही एटॉमिक नंबर होते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखिए, जो लिथियम है उसमें प्रोटॉन की परमाणु क्रमांक होता है उसका 3, उसके अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन भी 3 होते हैं, यानी 3 प्रोटॉन होते हैं। अब इस बार देखिए, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, एंड जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ऐसे ही बेरिलियम में परमाणु क्रमांक 4 होता है, इसमें 4 प्रोटॉन होते हैं, और बोरॉन में परमाणु क्रमांक 5 होता है, इसलिए इसमें 5 ही प्रोटॉन होते हैं। इसका तरह हमारा यह होता है एटॉमिक नंबर। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारा सेकंड वाला एटॉमिक मास पर, जिसे परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। इसमें क्या आता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ये लिथियम होता है, उसका दुगना करने पर, मतलब दुगना करने पर उसको मतलब लगभग उससे बराबर आता है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक नंबर, मतलब जो एटॉमिक नंबर है उसका अगर दुगुना कर देते हैं अपन, तो लगभग जो लिथियम का एटॉमिक मास है वो अपने सामने आ जाता है। जैसे एटॉमिक नंबर है लिथियम का 3, इसको दुगुना करने पर हमें आता है 6.9। अब आते हैं हम थर्ड वाले पे, सेल स्ट्रक्चर, जो एक बहुत ही हमारे कक्षक होते हैं KLMN, जो बहुत ही सिंपल होता है, इसलिए हम इसके लिए एक कार्बन का एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम कार्बन का एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको सामने 4 को कक्षक दिख रहे हैं, कोष दिख रहे होंगे। इसमें क्या होता है, KLMN, जो आपको 4 दिख रहे हैं वो होता है, इसमें कक्षक होते हैं। सबसे पहले KLMN। अब इसमें K होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, L में होता है 8, M में होता है 18, N में होता है 32। सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं। कार्बन परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉन होता है 6 और परमाणु क्रमांक होता है 6। सबसे पहले इसमें जाएंगे के में हमने क्या बताया, सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए यहाँ पर। इसके बाद बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या आता है, एल में आता है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें मतलब 2 तो यहाँ आगे, 2 ही हो गए 4 और 2 ही हो गए 6, तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन जो पूरे हो गए। तो एल में इसलिए कार्बन जो एक अस्थायी तत्व है, इसलिए ये संयुक्त कभी भी किसी के साथ में बॉन्ड बना लेता है। तो हम चलते हैं हमारे अगले की तरफ।
इसमें हम बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने वाले हैं हम आपको, आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसे बोलते हैं अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही बोलते हैं अपन इसको, जिसमें क्या होता है ऊपर ग्रुप होते हैं, जैसे ग्रुप होते हैं और नीचे होते हैं पीरियड जो खड़े होते हैं। इसके बाद में हम आपको जो बच्ची बता रहे हैं सब बहुत ध्यान सुनना, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जो आप कोई भी एग्जाम देते हो। तो नीचे देखिए आप लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड होते हैं। जो लेंथेनाइड होते हैं वो 58 से लेकर 71 तक होते हैं। जो एक्टिनॉइड होते हैं वो होते हैं हमारे 90 से लेके 103 तक होते हैं। थोरियम से लेके LR तक होते हैं, है ना। इसके बाद में जो हाइड्रोजन परमाणु संख्या सबसे कम है, इसके लिए हाइड्रोजन को पहले स्थान पर रखा गया। जो उसमें सबसे पहले पूछता है वो कोई भी एग्जाम में, हाइड्रोजन सबसे ऊपर क्यों रखा गया है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम है, इसलिए इसके हाइड्रोजन को पहले स्थान पर रखा गया। यही एक कारण है कि हाइड्रोजन को सबसे पहले स्थान पर रखा गया था। उसके बाद में देखिए आप आवर्त, हमारे आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। सबसे पहले आवर्त में 2, फिर सेकंड आवर्त होता है उसमें 8 होते हैं, तीसरा आवर्त होता है उसमें 8 मतलब एलिमेंट होते हैं, फोर्थ आवर्त में 18 एलिमेंट होते हैं, और फिफ्थ आवर्त में जो 18 एलिमेंट होते हैं, और सिक्स आवर्त में 32 एलिमेंट्स होते हैं। बचे 7 आवर्त में शेष बचे जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें रखे गए हैं। ये आपको एक ट्रिक है ये वाली जो बहुत ही आसान, 2, 8, 8, 18, 18 और ये होती है 32। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा सिंपल आता है कि जो 6 आवर्त होता है इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है कितने एलिमेंट होते हैं। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं इसमें 32 एलिमेंट होते हैं। ऐसे ही आया था क्वेश्चन के थर्ड आवर्त में कितने एलिमेंट होते हैं, तो थर्ड आवर्त के अंदर देखिए इसमें होते हैं 8 एलिमेंट्स होते हैं। इसे आपको याद रखना है, ये 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब आधुनिक आवर्त सारणी में जो होता है इसके बारे में पूरा देखिए। इस पूरे पीरियड टेबल में आपको 5 ग्रुप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहला ग्रुप होता है हमारा, जो इस ग्रुप के तत्वों को अल्कली, मेटल या क्षारीय धातु कहा जाता है। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें हाइड्रोजन से लेके Fr तक जो ग्रुप होता है वो उसमें होता है, उसको क्षारीय धातु कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप सेकंड की। ग्रुप सेकंड में क्या होता है, इसमें भी क्षारीय मृदा धातु होता है। जो ग्रुप सेकंड में होता है क्षारीय मृदा धातु होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। पहले था अल्कली, जिसमें अल्कलाइन मेटल होता है। इसमें आता है ग्रुप 11, इसमें वर्ग में आने वाले तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉपर, Ag, Au और Rg जो हमारे जो पैसे बनते हैं, या इसलिए जो मेटल होती है कि उसकी तरह सिक्का धातु कहा जाता है। जो ग्रुप 11 में से आता है ग्रुप 17, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटनियम एंड यूएस होता है। इसे हेलोजन कहा जाता है। इस ग्रुप में आने वाले तत्व सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। F सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। आपने कहीं भी सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है F। इसमें हम देखते हैं कि F का परमाणु क्रमांक होता है 9, और उसमें है सबसे बड़े हमारा आता है K में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इसके बाद के बाद L आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 6, 7, 8। इसमें परमाणु क्रमांक 9 बता रखा है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है ये। इसके बाद हमारे जो लास्ट ग्रुप आता है वो सबसे मतलब ये आखिरी गैस वाला होता है, जिस आखिरी गैस में कहा जाता है, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये किसी ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना किसी को इलेक्ट्रॉन देता है। इसलिए ये ग्रुप है जो बहुत ही स्टेबल होता है। इसमें सारी आखिरी गैस होता है जो ग्रुप 18 में आते हैं। जैसे देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और आरएन और यूयू, इन्हें शून्य समूह भी कहा जाता है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ही एग्जाम में देखने को मिलता है। सीधा क्वेश्चन आता है कि शून्य समूह किसे कहा जाता है, तो आप देखिए ग्रुप 18 होता है उसे ही शून्य समूह कहा जाता है। यह एक बहुत ही स्टेबल, पूरी आवर्त सारणी में सबसे स्टेबल जो ग्रुप होता है ये होता है। इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन सारी जो गैस होती है ये सारी आखिरी गैसें होती है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप ध्यान रखिए, अभी तक कुल ज्ञात तत्व, अभी तक हमारे पास कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? 118। 118 में से 98 तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक में नेचुरल रूप से अवेलेबल होते हैं, और 20 तत्व ऐसे हैं जिन्हें मैन के द्वारा बनाया गया है, मतलब आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया है। यहाँ मतलब नेचुरल रूप से नहीं पाए जाते हैं, आर्टिफिशियल रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए
जो 118 तत्व है उसमें कौन से धातु होते हैं, कौन से अधातु होते हैं। सबसे पहले 91 जो तत्व होते हैं उसमें धातु पाए जाते हैं, और बचे हुए जो 27 एलिमेंट्स होते हैं वो सारे अधातु होते हैं। सही है। इसके बाद पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। जो हम सांस के लिए या हर चीज़ के लिए, किसी चीज़ जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसलिए सबसे ज़्यादा। अब पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सी? मेटल। सबसे अधिक पाई जाने वाली है एल्यूमिनियम होती है। अब पहला क्या था ऊपर? पाया जाने वाला तत्व, खाली तत्व पूछा आपसे, इसलिए ऑक्सीजन। और पर्टिकुलर उसकी मतलब नाम बताने में क्या कौन सी धातु है, मेटल है, तो क्या आएगा उसमें? एल्यूमिनियम। पूरी आवर्त सारणी सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो पूरी आवर्त सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस होती है जो फर्स्ट नंबर पर आता है आवर्त सारणी में, वो सबसे हल्का तत्व होता है आवर्त सारणी में। इसके बाद आता है पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? जो पूरी आवर्त सारणी होती है उसमें सबसे हल्की धातु है लिथियम, जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। इसका सबसे भारी तत्व, जो सबसे भारी तत्व होता है वो होता है अनोक्टियम, जो एक आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे भारी नेचुरल तत्व कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? यूरेनियम, क्योंकि उसने बोला है सबसे भारी नेचुरल तत्व। तो नेचुरल तो है सबसे पहले यूरेनियम भारी, अगर तुमसे बोले आर्टिफिशियल तो उसमें आएगा अनोक्टिनियम। और सबसे भारी धातु कौन सी है? उसमें आएगा ऑक्सीमियम, जो होता है ओ, सबसे भारी धातु है। पहले सबसे भारी तत्व था, अब ये सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम, जिसे हम कहते हैं OS। अब इसके बाद में आता है हमारा अगला, 1 मिनट में माइक, हाँ, जो हमारा है, जो अगर इसमें पूछ ले कोई आपको सबसे हाई डेंसिटी किसी होती है आवर्त सारणी में, जो धातु है सबसे उसकी हाई डेंसिटी होती है वो होता है ओस्मियम OS। ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो होता है पारा। ऐसी धातु को द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमियम। द्रव अवस्था में पाई जाती है और द्रव अवस्था में पाई जाती है धातु अधातु। धातु तो होती है पारा, जो हमारा थर्मामीटर में होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दीपक कोहली। थैंक यू।